हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 30 मार्च 2021 के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अलग से एनपीएस रूल बन चुका है और जिसे आप सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल 2021 भी कह सकते हैं। और यह रूल उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिनकी नियुक्ति 1/1/2004 के बाद हुई है और एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत कवर्ड हैं। और इस रूल में जो कर्मचारी हैं उनके लिए फैमिली पेंशन या फिर इनवैलिडेट पेंशन या फिर डिसेबिलिटी पेंशन की व्यवस्था की गई है और यह अब परमानेंटली कर दिया गया है। और इसके तहत कर्मचारी को निर्देश दिया गया है कि वो ऑप्शन का चुनाव करे कि अगर उनकी डेथ होती है या फिर वो डिसेबल हो जाते हैं तो उनको किस रूल के तहत फैमिली पेंशन चाहिए या फिर इनवैलिडेट या डिसेबिलिटी पेंशन चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही कन्फ्यूजन दूर करने जा रहा हूँ कि इसमें कई सारे रूल हैं जिनके तहत आपको ऑप्शन चुनना है, उसमें से एक ऑप्शन को चुनना है। तो आप किसका चुनाव करें ताकि आपके फैमिली को और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो दोस्तों, यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ 3 तरह का रूल है। एक है एनपीएस रूल, एग्जिट एंड विड्रॉल रूल 2015, दूसरा है सीसीएस पेंशन रूल 1972 और तीसरा है सीसीएस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल 1939। और इसके लिए टाइम लिमिट क्या रखा गया है ऑप्शन को चुनने के लिए। अगर आप ऑप्शन नहीं चुनते हैं तो आप पर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन लागू होगा। और ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन क्या है इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, लेकिन वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि इससे संबंधित प्रोविज़न क्या है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो व्यवस्था है कि डेथ होने पर फैमिली पेंशन मिलेगा। अगर आप खुद हैंडीकैप हो जाते हैं, सर्विस में रहते हुए सर्विस करने लायक नहीं रह जाते हैं, तो इस केस में आपको इनवैलिडेट या फिर डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। और इसमें आपने ऊपर देखा है कि 3 रूल्स हैं जिसमें आपको चुनाव करना है कि किसके तहत आपको फैमिली पेंशन चाहिए या खुद को पेंशन चाहिए अगर आप डिसेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तीनों रूल को आप 2 कैटेगरी में बांट कर देखिए। सबसे पहले एक तरफ है एनपीएस रूल जिसके तहत आपको पेंशन मिल सकता है, और दूसरा है जो दूसरा कैटेगरी है उसमें 2 रूल्स हैं, सीसीएस पेंशन रूल 1972 और सीसीएस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल 1939 यानी कि 1939। तो आपके मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि आखिर दोनों रूल्स में किसका चुनाव करें। तो दोस्तों, आपको एक तरफ इस कैटेगरी में दोनों रूल्स का चुनाव करना है, क्योंकि अगर आपके डेथ या डिसेबिलिटी गवर्नमेंट सर्विस के कारण नहीं होता है, यानी कि डिजीज के कारण या जब आप ड्यूटी पर नहीं थे तब कोई एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण आप डिसेबल हो जाते हैं या आपकी डेथ हो जाती है, तो आपके फैमिली को फैमिली पेंशन और आपको इनवैलिडेट पेंशन सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत मिलेगा। और अगर आपकी डेथ या फिर आप हैंडीकैप हो जाते हैं सर्विस के दौरान तो आपके फैमिली को फैमिली पेंशन सीसीएस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल 1972 के तहत और आपको डिसेबिलिटी पेंशन उसी रूल के तहत दिया जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पर, इसीलिए दोनों रूल को आपको सेलेक्ट करना है, या फिर आपके लिए अगर एनपीएस रूल फ़ायदेमंद है तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप बारीकी से जान लीजिए कि किस रूल के तहत आपके परिवार को आपके डेथ होने पर क्या मिलेगा, या फिर आप हैंडीकैप हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, सर्विस करने लायक नहीं रह जाते हैं, तो आपको किस रूल के तहत कितना पेंशन मिलेगा। तो सबसे पहले आप रूल 10(1) देखिए कि ये कहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो ही ज्वाइन करता है तभी वो अपना ऑप्शन फॉर्म 1 में सबमिट करेगा। तो जैसे कि सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ आप सबमिट करेंगे तो उससे पहले तो आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन से रूल का सिलेक्शन करना है फॉर्म 1 में। तो पहले देखिए, नेशनल पेंशन सिस्टम है तो जनरली आप जानते हैं कि अगर आपका डेथ होता है या फिर डिसेबल हो जाते हैं तो इस केस में क्या होता है, तो आपके फैमिली को अगर फैमिली
को पेंशन चाहिए तो 20% लमसम दिया जाएगा और 80% अमाउंट का एन्युटी खरीदने के लिए कहा जाएगा। अगर ये अमाउंट 2 लाख से कम होता है तो पूरे के पूरे आपके परिवार को दे दिया जाएगा। और वही केस अगर आप हैंडीकैप होते हैं तो आप पर लागू होगा। इसी तरह का बेनिफिट आपको मिलेगा और साथ में डेथ ग्रेच्युटी भी दिया जाएगा। तो ये है नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आपका बेनिफिट। आप इसे देख लीजिए। अब आप देखिए कि सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत क्या प्रोविज़न है। तो ये भी आप देख लीजिए कि अगर आपके डेथ हो जाती है तो आपके परिवार को नॉर्मल फैमिली पेंशन मिलेगा, जो कि आपको 30% ऑफ लास्ट पे होगा और उस पर डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा। लेकिन ये 9,000 और उस पर डीआर जो होता है इससे कम अमाउंट नहीं होगा, सब्जेक्ट टू 9,000 प्लस डियरनेस रिलीफ। और इस केस में इन्हेंस्ड फैमिली पेंशन की भी व्यवस्था है, जो आपके पे जो लास्ट पे है उसका 50% और उस पर डीआर मिलेगा। और साथ ही साथ डेथ ग्रेच्युटी भी आपके परिवार को दिया जाएगा। ये तो हुआ फैमिली पेंशन। अगर आप खुद इनवैलिडेट हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, तो इस रूल के तहत आपके लिए क्या व्यवस्था है, तो ये भी आप जान लीजिए कि इस रूल के तहत आपको अगर आपका सर्विस 10 वर्ष से ज़्यादा का है, यानी कि 10 ईयर से ज़्यादा का है, तो आपको 50% लास्ट पे का मिलेगा और साथ में रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिलेगा। अगर आपकी सर्विस 10 वर्ष से कम का है तो आपको सर्विस ग्रेच्युटी या टर्मिनल ग्रेच्युटी आपको दिया जाएगा। अब आपने देख लिया सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत बेनिफिट। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि सीसीएस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल 1939 के तहत क्या प्रावधान है। और ये तब लागू होता है जब आपकी डेथ या डिसेबिलिटी सर्विस के कारण होता है, ड्यूटी के कारण होता है, ड्यूटी के दौरान होता है, तब इस रूल के तहत आपको बेनिफिट दिया जाता है। तो इसमें देखिए कि 2 तरह का प्रोविज़न है। तो पहला देख रहे हैं कि अगर आपका पेंशनेबल पोस्ट था, यानी कि आप पेंशन के हकदार थे, तो आपके परिवार को 40% जो आपका पे है, 40% पे, और ये कम से कम 4550 रुपये होगा और उस पर यानी कि डियरनेस रिलीफ भी दिया जाएगा। और यही एनपीएस कर्मचारी पर लागू होगा, चूँकि आपका पोस्ट जो है वो पेंशनेबल पोस्ट नहीं माना जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि दूसरा, ये जानकारी के लिए आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अगर आपका पेंशनेबल पोस्ट है तो आपके परिवार को 60% जो आपका लास्ट पे था वो फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा और ये 7,000 से कम नहीं होगा। और इस पर भी डीएनएस रिलीफ की व्यवस्था है और साथ ही आपके परिवार को डेथ ग्रेच्युटी भी दिया जाएगा। लेकिन अगर आप खुद डिसेबल हो जाते हैं, हैंडीकैप हो जाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, तो ये देख लीजिए कि आपको 50% पे लास्ट ड्रॉन, आपका जो लास्ट पे होगा उसका 50%, उस पर डीएनएस रिलीफ दिया जाएगा और उसी पे का फिर 30% आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट के रूप में दिया जाएगा। यानी कि लगभग 80% जो लास्ट पे है वो आपको इस रूप में आपको मिलेगा। तो आपने देख लिया कि जो सरकारी कर्मचारी फ्रेश जॉब ज्वाइन करते हैं तो उनको तो जॉब ज्वाइन करने के साथ ही यह ऑप्शन चुनना पड़ेगा और अपने ऑफिस में इसकी जानकारी देनी होगी। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी पहले से ही जॉब में हैं उनको भी ऑप्शन दिया गया है कि एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ दीज रूल्स, यानी कि इस रूल के नोटिफाई होने के बाद जितना से जितना जल्दी हो अपना ऑप्शन ऑफिस में सबमिट कर दे। यानी भी आप भी अपना ऑप्शन चुनिए और ऑफिस में इसकी जानकारी दे दीजिए। तो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या एक बार ऑप्शन आपने चुन लिया तो क्या दोबारा आप उसे बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। तो रूल 10 जो है सब रूल 4 ये काफ़ी क्लियरली बता रहा है कि रिवाइज एट एनी नंबर ऑफ टाइम्स बाय द सब्सक्राइबर बिफोर हिज रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट से पहले जितनी बार आप चाहें इस ऑप्शन को आप चेंज कर सकते हैं, यानी इस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन आगे मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इनवैलिडेट हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, उसके कारण आपको जॉब से डिस्चार्ज किया जाता है या फिर आपको रिटायर किया जाता है इनवैलिडेशन या डिसेबिलिटी के केस में, तो आपको एक और ऑप्शन दिया जाएगा। यानी कि जब आपको रिटायर किया जाएगा डिसेबिलिटी के कारण या फिर डिस्चार्ज किया जाएगा तो उस समय एक बार और आपको ऑप्शन चुनने का मौका दिया जाएगा। यानी कि आप अपने ऑप्शन को चाहें तो बदल सकते हैं। मान लीजिए कि पहले आपने एनपीएस रूल के तहत बेनिफिट का ऑप्शन चुना था, लेकिन अब आप उसे बदलना चाहते हैं तो आप सीसीएस पेंशन रूल 1972 और या सीसीएस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल 1939 के तहत जो बेनिफिट है ये ऑप्शन आप चुन सकते हैं। यानी कि आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल होगा। लेकिन
अगर आप ऑप्शन को नहीं चुनते हैं, यानी कि आपको जो फ्रेश ऑप्शन का चांस दिया गया है इसे आप नहीं चुनते हैं या आप इसे चुनने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो आपका जो लास्ट ऑप्शन है उसे ही ऑपरेटिव माना जाएगा, उसी के हिसाब से आपको बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन एक बात है कि अगर आपने ऑप्शन कोई एक्सरसाइज ही नहीं किया था, यानी कि पहले से आपने कोई ऑप्शन चुना ही नहीं था, या फिर आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि अब इस ऑप्शन को आप चुन सके, तो ये रूल 6 में इसकी व्यवस्था की गई है कि इस पर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन लागू होगा। और ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन क्या है, टाइम लिमिट क्या है, ये सारी जानकारी आप आगे देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात बता दूं कि डिसेबिलिटी और इनवैलिडेशन के केस में तो आपको मौका मिलता है, लेकिन अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपका जो लास्ट ऑप्शन होगा वही फाइनल माना जाएगा बिफोर हिज डेथ। और फैमिली शैल हैव नो राइट टू रिवाइज द ऑप्शन, यानी कि आपके डेथ के बाद फैमिली के पास में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा उसे चेंज करने का, उसको रिवाइज करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन सर्विस में रहते हुए आप जितनी बार चाहें ऑप्शन को बदल सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी सावधानी से बदलिए या उसका चुनाव कीजिए। लेकिन डिसेबिलिटी के केस में एक ऑप्शन और दिया जाता है, लेकिन डेथ के केस में आपके फैमिली के पास कोई ऑप्शन उसे चेंज करने का नहीं होता है। लेकिन अभी जो आपको बताया था कि अगर आपने कोई ऑप्शन चुनाव नहीं किया है तो इस केस में क्या होगा, आप इनवैलिडेट हो जाते हैं या डिसेबल हो जाते हैं, उसके कारण रिटायर किया जाता है, तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा। तो यहाँ देखिए रूल 6(1) कहता है कि अगर जो सब्सक्राइबर है उसने पहले से कोई ऑप्शन यानी कि एक्सरसाइज नहीं किया था और 15 वर्ष से पहले उनकी डेथ हो जाती है, यानी सर्विस के 15 वर्ष पूरा होने से पहले डेथ हो जाती है, या फिर 3 वर्ष के अंदर, यानी कि इस रूल को जो नोटिफाई किया गया है 30 मार्च 2021 को, उस डेट से 3 वर्ष के अंदर अगर डेथ हो जाती है सब्सक्राइबर की और उसने कोई ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं किया था, तो इस केस में क्या होगा, उसने तो ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं किया था, तो इस केस में उस पर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन लागू होगा। यानी कि उनके फैमिली को जो पेंशन है वो सीसीएस पेंशन रूल 1972 या फिर सीसीएस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल 1939 के तहत दिए जाएंगे। जो भी अप्लाई होगा उस पर उस सिचुएशन के हिसाब से उसी रूल के तहत पेंशन दिया जाएगा। लेकिन अगर सब्सक्राइबर है, अगर मान लीजिए जो सब्सक्राइबर इनवैलिडेट हो चुके हैं या डिसेबल हो चुके हैं, वो 15 वर्ष के अंदर, मान लीजिए सर्विस के 15 वर्ष के अंदर डिसेबल हो जाते हैं, या फिर जिस दिन से इस रूल को नोटिफाई किया गया है उससे 3 वर्ष के अंदर वो डिसेबल हो जाते हैं, या उनको सर्विस से डिसेबिलिटी या इनवैलिडेशन के ग्राउंड पर डिस्चार्ज किया जाता है या फिर रिटायर किया जाता है, तो उनको कहता है कि उनका क्या होगा। मान लीजिए उसने भी जो है सो कोई ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया था, या जिस समय में रिटायर किया जा रहा था डिसेबिलिटी के ग्राउंड पर या इनवैलिडेशन के ग्राउंड पर, उस समय में भी वो कोई ऑप्शन एक्सरसाइज करने की स्थिति में नहीं थे, तो उनका कहता है कि उन पर भी यही डिफ़ॉल्ट ऑप्शन लागू होगा। उनको भी जो पेंशन मिलेगा, डिसेबिलिटी पेंशन या फिर इनवैलिडेट पेंशन, वो सीसीएस पेंशन रूल 1972 या सीसीएस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल 1939 के तहत मिलेगा। लेकिन यहाँ आप क्लियर हो जाइए कि दोनों ही केस में क्या है कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन तब लागू होगा कि जब तक आपका सर्विस 15 वर्ष से पूरा होता है, यानी कि उससे पहले डेथ या डिसेबिलिटी होती है, या फिर जिस डेट से इस रूल को नोटिफाई किया गया है उस डेट से 3 वर्ष के अंदर आपकी डेथ होती है या आप डिसेबल होते हैं और उस ग्राउंड पर आपको रिटायर किया जाता है, तो आप पर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन लागू होगा, यानी कि सीसीएस पेंशन रूल 1972 या सीसीएस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल 1939, और इसके तहत आपके फैमिली को या फिर आपको बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा अगर 15 वर्ष के बाद या इस रूल को नोटिफाई होने के 3 वर्ष के बाद अगर जो भी इसमें से पहले हो, अगर आपने कोई एक्सरसाइज नहीं किया है, यानी कोई ऑप्शन आपने नहीं चुना है, तो आपके अगर मान लीजिए डिस्चार्ज होता है या फिर आपकी डेथ होती है, तो आपके फैमिली पर ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन या फिर आप पर ये पेंशन के लिए डिफ़ॉल्ट ऑप्शन नहीं लागू होगा, बल्कि आपके फैमिली को पेंशन या फिर आपको जो पेंशन मिलेगा वो मिलेगा PFRDA एग्जिट विड्रॉल्स अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम 2015 के तहत ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन लागू होगा। तो ये लागू होगा, और ये रूल जो लागू होगा, अगर आपके पास फैमिली में कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो एलिजिबल है फैमिली पेंशन के लिए या बेनिफिट के लिए, तो ये सारा का सारा जो कॉर्पस फंड है आपके लीगल हीयर्स को दे दिया जाएगा PFRDA एग्जिट एंड विड्रॉल रूल्स के तहत। तो दोस्तों यही व्यवस्था है
और यही ऑप्शन आपको चुनना है और बहुत सोच समझ कर आप ऑप्शन का चुनाव करें और समय समय पर उसमें बदलाव लाते रहे। अगर आपको लगता है कि चेंज करना ज़रूरी है, जो भी बेनिफिशियल हो, तो इस हिसाब से आप उसको बदलते रहे। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।